नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। एनडीटीवी इंडिया के साथ इस वक्त आप हैं। मेरा नाम है अंकित त्यागी। शुरुआत आज बात जिस बड़े मुद्दे की कर रहे हैं वो दिल्ली की सड़कों पर सुबह से ही गरमाया हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली में गाजीपुर, जो सबसे पुराना लैंडफिल यानी कि कूड़ा जमा करने की जो जगह है, जो बिल्कुल एक पहाड़ नुमा, अगर आप दिल्ली में आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद, नोएडा की तरफ से आ रहे हैं, मेरठ से आ रहे हैं, तो आप इसको, ऐसा नहीं है कि आप इसे देख नहीं सकेंगे। ये पहाड़ ही आपका स्वागत करता है दिल्ली में। उस कूड़े के पहाड़ पर जाकर अरविंद केजरीवाल ने इस कूड़े के पहाड़ को करप्शन का पहाड़ बताया। कूड़े की पॉलिटिक्स हुई, बीजेपी ने पलटवार किया, कहा पहले यमुना नदी साफ कर दीजिए। ये जो पूरा खेल हो रहा है, वार आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, ये सब आने वाले एमसीडी चुनाव की आहट, दस्तक जरूर बता रहे हैं। मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूं किस तरीके से एमसीडी चुनाव की जो लड़ाई है वो कूड़े के पहाड़ और यमुना पर उतर आई है। ये दो तस्वीरें जरा आज देखिए। ये किस तरीके से आज एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री एमसीडी पर वार करने के लिए पहुंचे थे, जो कूड़े का पहाड़ है वहां पर, जनता को बताने के लिए कि इन्होंने कुछ नहीं करा। अरविंद केजरीवाल ने तो अपने आप को जादूगर तक कह दिया कि इसको अगर हम सत्ता में आए तो साफ कर देंगे। वहीं बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल की नाकामी को दिखाने के लिए मनोज तिवारी जो सांसद हैं, साथ में परवेश वर्मा जो सांसद हैं, छठ पूजा का समय है, ये पहुंच गए यमुना में, नाव में सवारी की यमुना की, और साथ ही साथ मीडिया को ले जाकर दिखाया कि देखिए कितनी काली, मैली और झाग बदबूदार यमुना है। अरविंद केजरीवाल से ये तो साफ होता नहीं, वो क्या एमसीडी के कूड़े के जो पहाड़ है उन्हें साफ करेंगे। लेकिन इन सब नाकामियों के बीच में बात उभर कर यही आती है कि दोनों, आम आदमी पार्टी और बीजेपी की नाकामी कैसे एक दूसरे के सामने खड़ी हुई हैं और वो दोनों उसको नजरअंदाज करके सिर्फ उंगली उठाने का काम कर रहे हैं। अगर एमसीडी के कूड़े का पहाड़ बीजेपी की गलती है तो यमुना की सफाई किसकी गलती है? दिल्ली सरकार को इसका जवाब तो देना ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दिल्ली के कूड़े के पहाड़ पर क्या क्या आज वार पलटवार हुए। जैसे मैंने बताया, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पूरे आक्रामक तेवर में थे। कहा पिछले 15 साल से बीजेपी ने पूरी दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर दिया है। आज इनका गाजीपुर वाला जो कूड़े का पहाड़ है वो देखने आया हूं। मेरी बीजेपी के समर्थकों से अपील है, थोड़ा सोचो। बीजेपी ने दिल्ली को गंदगी और कूड़े के पहाड़ के सिवाय कुछ नहीं दिया है। एक बार अपनी पार्टी भूलकर देश के लिए वोट दो। इस बार नगर निगम चुनाव में दिल्ली की सफाई, साफ सफाई के लिए वोट देना है। हमें मिलकर दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर बनाना है। जी हां, सीधा सीधा चुनाव का, एमसीडी चुनाव के बारे में बात करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा वोट हमें दो। और वो किससे बात कह रहे थे? बीजेपी के कोर वोटर से ये बात कर रहे थे। वहीं बीजेपी ने पलटवार किया। पवित्र यमुना को केजरीवाल ने नाला बना दिया है, ऐसा मनोज तिवारी ने कहा। केजरीवाल कहते रहे कि पवित्र यमुना में डुबकी लगाऊंगा। कैसे यहां पर छठ पूजा मनाई जाएगी, ये सवाल है। अरविंद केजरीवाल से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि छठ पर्व पर कालिंदी कुंज घाट पर डुबकी लगाकर दिखाएं। कूड़ा कोई मुद्दा नहीं है। उन्हें पता था यमुना का सच खुलेगा, इसलिए मुद्दे से भटकाने के लिए वो लैंडफिल साइट पर जा पहुंचे हैं, ऐसा बीजेपी ने कहा। कुल मिलाकर जैसा मैं आपको कह रहा हूं, एक दूसरे की नाकामियां जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन नाकामियां हमें भी ये बताती हैं, हम जिनको चुनते हैं, जिन मुद्दों के लिए चुनते हैं, उन मुद्दों पर उन्हें कितनी सफलता मिलती है और चुनाव से पहले फिर ढाक के 3 पात वाली बात हो जाती है। तो सवाल इंडिया का में आज जो हम पूछ रहे हैं सवाल, वो यही है कि क्या एमसीडी की लड़ाई अब कूड़े और यमुना तक आ पहुंची है? करोड़ों रुपए का खर्चा हुआ है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी का जो घमासान है, जो आमने सामने है, दिल्ली को कूड़ा कैपिटल बनाने के लिए जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन ये बात समझे किसकी जिम्मेदारी हो कि उनकी वजह से, उनकी खामियों की वजह से ऐसा हुआ है? करोड़ों खर्च हुए, फिर भी क्यों नहीं साफ हो पा रही है यमुना? यमुना क्यों नाला बनी हुई है और दिल्ली क्यों एक कूड़ा कैपिटल बनता जा रहा है? इसी पर आज चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली के एमएलए, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता दुर्गेश पाठक जुड़ रहे हैं। दुर्गेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सूर्य मैथिल साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ, नेता बीजेपी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। जगदीप मामगाई सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और कांग्रेस से हरिशंकर गुप्ता, प्रवक्ता कांग्रेस के जो हैं, वो भी जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दुर्गेश जी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं ये बात। कभी आप बात करते हैं नोट पर लक्ष्मी गणेश की, कभी आप बात करते हैं कूड़े की, यानी कि जो भी बात करते हैं, जब भी बात करते हैं, चुनाव से पहले चुनाव की बात करते हैं।
बिल्कुल नहीं आ रही। दुर्गेश जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मैं आपसे ये समझना चाह रहा था कि आज श्री अरविंद केजरीवाल, मुझे लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। दुर्गेश जी, क्या आप सुन सकते हैं मुझे? चलिए, हम कोशिश करते हैं, दोबारा से लाइन जोड़ेंगे उनके साथ और जाएंगे। पर मैं सीधे जो सूर्य मैथिल साहब हैं, नेता बीजेपी के, उनसे बात करता हूं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं। सूर्य मैथिल जी, ये बताइए, कूड़े का जो पहाड़ अरविंद केजरीवाल दिखा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो पहाड़ आम आदमी पार्टी ने कल रात को बनाया था और आज सडनली अरविंद केजरीवाल आप पे झूठा आरोप लगा रहे हैं? ऐसे 3 और पहाड़ दिल्ली के जो सरहद है वहां पर दिखाई पड़ जाते हैं। दिल्ली में आप किसी भी डायरेक्शन से अंदर पहुंचिए, स्वागत आपका एक कूड़े का पहाड़ ही करेगा, स्वागत वहां पे बदबू ही करेगी, स्वागत वहां पे कचरा ही करेगा। तो ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी ने पिछले 15 साल में 4 चांद लगा दिए हो दिल्ली में। धन्यवाद नितिन जी, त्यागी जी। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय वंदना। देखिए, अभी जो प्रश्न उठा है कूड़े के पहाड़, दिल्ली का जो वेस्ट होता है उसको कंपोस्ट करके कहीं ना कहीं एडजस्ट करने के लिए ये पहाड़ बने। दिल्ली में रोज सैकड़ों टन कूड़ा निकलता है, उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ता है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आपके घर से भी कूड़ा निकलता है, मेरे घर से भी कूड़ा निकलता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी एक साजिशन जो है ना, प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। उनको भी पता है कि उन्होंने विगत 5 साल में, जब से वो सत्ता में आए हैं, 8 साल में लगातार एमसीडी को आर्थिक रूप से कमजोर करने की कोशिश करी, एमसीडी के बजट रोके, साथ ही साथ जो वादा उन्होंने किया था यमुना जी को साफ करने का, हजारों करोड़ रुपया उन्होंने खर्च कर दिया, लेकिन आज भी यमुना जी पहले से ज्यादा मैली है। मैथिल साहब, आपको बीजेपी का पिछले एमसीडी चुनाव का जो मैनिफेस्टो है, जो वादे हैं, वो याद है क्या? देखिए, मैंने आपसे क्या कहा कि कूड़ा मेरे घर से भी निकलता है, आपके घर से भी निकलता है। हाँ। और हम लोग प्रतिबद्ध है कि ये जो कूड़े का पहाड़ है इसको स्थानांतरण करना पड़ेगा। मतलब कुछ समय सीमा भी तो होगी ना उसकी। आपने अपने पिछले मैनिफेस्टो में कहा था कि वेस्ट कॉम्पोजिट प्लांट्स लगाए जाएंगे, वेस्ट डिस्पोजेबल प्लांट्स लगाए जाएंगे। कितने ऐसे प्लांट दिल्ली में आपने लगा दिए, उसका कुछ आंकड़ा बता दीजिए। आपने कहा था कूड़े के जो पहाड़ हैं उनको कम किया जाएगा, नए पहाड़ नहीं बनेंगे। अब बताया जा रहा है कि आप 4 जगह और लैंडफिल ढूंढ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर यह आपकी विफलता नहीं है तो इसको और कैसे देखा जाए? त्यागी जी, पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि ये विफलता नहीं है, ये सफलता है। सफलता इसलिए है क्योंकि हमने दिल्ली को कूड़ा घर बनने से रोका है। आप समझिए, लगातार दिल्ली के अंदर प्रवासियों का आवागमन हो रहा है। दिल्ली की जो जनसंख्या लगातार हर महीने बढ़ती चली जा रही है। हाँ। आप समझने की कोशिश करिए। और दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम सरकारों ने हर एक वार्ड में वेस्ट कंपोजर जो है वो लगाया है और कोशिश की है कि कूड़े की जो ये बढ़ती हुई समस्या है इसको कम किया जाए। सर, आपकी कोशिश नाकाफी है। मैं आपको सीधा बताता हूं, आपकी कोशिश नाकाफी है। कम से कम नॉर्थ दिल्ली में अगर आप चले जाएं तो सड़कों पर अभी भी आपको गंदगी मिल जाएगी। अपने घर के बाहर ही जो कूड़ेदान होंगे उसका बाहर देख लीजिए किस तरीके का निरस्तीकरण होता है। और जो आप बता रहे हैं, मैं हरिशंकर गुप्ता आपसे समझना चाहता हूं, आपको भी लगता है बीजेपी ने बहुत बढ़िया काम किया है, जबरदस्त काम किया है, दिल्ली को कूड़ा मुक्त कर दिया है? कह रहे हैं कि आप, हमें तो खुश होना चाहिए कि हमने दिल्ली को कूड़ा घर होने से बचा लिया, बस बॉर्डर पर कूड़े के पहाड़ के दर्शन हो रहे हैं, आपके घरों में सब स्वच्छ है। पहली बात तो यह है कि जनता को किसी भी प्रकार का अगर कष्ट होता है तो उसमें सारी सरकारें जिम्मेदार होती हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो या लोकल बॉडी हो, नगर निगम हो, जैसे दिल्ली में। अब ये एक दूसरे के ऊपर दोष डालना कि वो जिम्मेदार है, मैं जिम्मेदार नहीं, जनता का कष्ट तो कहीं कम नहीं हो जाएगा। उसका निवारण तो, जनता का कष्ट का निवारण तो तभी होगा जबकि उसके प्रयास किए जाएंगे। आज केजरीवाल जी, बड़ा आश्चर्य और दुख भी मेरे को है कि दिल्ली के अवशेष जो हैं, जैसे एक प्राचीन शहर होता है और उसके अवशेष बाकी बच जाते हैं, आज वो अवशेष देखने दिल्ली के वहां चले गए। 8 साल में उनकी सरकार है, क्या उनको दिल्ली की जनता का कष्ट नजर नहीं आता? दिल्ली की जनता के साथ में मोहब्बत है, प्यार है, बेटा है, भाई हूं, माँ है मेरी, ये तमाम शब्द तो वो यूज करते हैं। लेकिन कूड़े के कारण से, पहाड़ों के कारण से जो दिल्ली की जनता को कष्ट हो रहा है, दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोग मर रहे हैं, पहाड़ ढह रहे हैं। देश पाठक हमारे साथ जुड़ गए। उनके पास जाने से पहले हरिशंकर गुप्ता जी, ये तो सर मुझसे बेहतर आप भी जानते होंगे, जनता को बता दीजिए कि कूड़ा और कूड़े का निरस्तीकरण दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है या एमसीडी की जिम्मेदारी है? मैं तो पहले कह चुका हूं
जिम्मेदारी किसी की भी हो, हाँ। जनता को इस बात से मतलब नहीं है। लेकिन साथ साथ ये भी सच्चाई है हाँ। कि सरकार चाहे केंद्र की हो, चाहे दिल्ली की हो या नगर निगम हो, हाँ, सबका सरोकार उससे है। ठीक है। आज नगर निगम को गृह मंत्रालय ने अपने अधीन कर लिया है। हाँ, अब तो तो आप गृह बीजेपी मंत्रालय ये ने नहीं अधीन कह कर लिया है, सकते तो कि अमित शाह जी तो इस नगर पर एक पूरा, वो भी गए थे कूड़े के पहाड़ पे बताने के लिए कि हमने बहुत सारी वही मैं मशीनें आपसे लगाई बता हैं। रहा लेकिन हूं। दुर्गेश पाठक हमारे साथ जुड़ गए। दुर्गेश जी, बड़े सारे सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं क्योंकि आपसे कनेक्शन टूट गया था, तो इस वजह से बीजेपी के जो हमारे मेहमान हैं वो कह रहे हैं हमारी पीठ थपथपाइए, कूड़ा जो था उसकी स्थिति और बुरी हो सकती थी, दिल्ली को उन्होंने कूड़ादान होने से बचा लिया है। ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं ये इसका एग्जाम्पल है कि दिल्ली के अंदर कूड़ा नहीं है, बस बॉर्डर पे कूड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद भारतीय जनता पार्टी का कि हमारे ऊपर इतना उपकार उन्होंने किया। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है, अंकित जी आप भी दिल्ली में रहते हैं, मैं भी दिल्ली में रहता हूं, और मेरा ख्याल है हमारे जितने भी साथी आज सुन रहे हैं सभी लोग दिल्ली में रहते हैं। आज आप अपने घर से बाहर निकलिए, अगर आपकी नाली में कूड़ा है कि नहीं आप देखिए, पड़ा हुआ है। आप चौराहे पे निकलते हैं, कूड़ा है। आप अपने घर से नौकरी के लिए जाते हैं, आपको 3 कूड़े के पहाड़ नज़र आते हैं। ये कूड़े के पहाड़ क्या हैं? एक दिन में तो बने नहीं। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी कूड़े के पहाड़ में लगी हुई है, कूड़े के पहाड़ साफ करने के लिए लगी हुई है। हर बार एक नई डेडलाइन, हर बार एक नई समीकरण, हर एक नई बात कहते हैं। ये 2017 में इन्होंने कहा कि हम, मनोज तिवारी जी ने कहा हम कूड़े के पहाड़ साफ कर देंगे। 19 में कहा जी हम 2 साल के अंदर कर देंगे। अभी अमित शाह जी आए, बोले जी 3 साल और दे दो, उसके बाद कम कर देंगे। दिल्ली की जनता अब परेशान हो चुकी है बहुत ज़्यादा। आज कोई मोहल्ला, कोई गली ऐसी नहीं है। दिल्ली देश की राजधानी है जी। और मैं ऐसा नहीं कहता, आप खुद प्रधानमंत्री मोदी जी का सर्वे है, स्वच्छता सर्वे है, 45 शहरों के सर्वे में दिल्ली का स्थान 37वें नंबर पर है। इससे ज्यादा शर्म की स्थिति नहीं हो सकती। दिल्ली देश की राजधानी है, देश विदेश से पूरी दुनिया के जितने भी शानदार लोग हैं सब लोग यहीं पे आते हैं। आप दोनों के ही ज्यादा सवाल और जवाब है, उत्तर भी आप दोनों को ही देने होंगे। पर दुर्गेश जी बहुत बढ़िया किया आपने। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है अंकित जी, सबसे इंटरेस्टिंग चीज है अंकित जी कि अब तक 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा एमसीडी ने इस कूड़े के पहाड़ साफ करने में खर्च किए। और मैं एमसीडी की ऑडिट रिपोर्ट पढ़ता हूं, मैं एमसीडी की ऑडिट रिपोर्ट आपको बताता हूं, मैं अपनी बात नहीं रखता। ठीक है। आज भी डेली लगभग 10,000 मीट्रिक टन कूड़ा एमसीडी के कूड़े के पहाड़ों पे आता है, जिसका 40% अभी कैपेसिटी है निस्तारण करने की। सिर्फ 40% जो अभी डेली आ रहा है, जो पड़े हुए ऑलरेडी, उसका तो आप भूल जाओ। अगर इस रेट से और इस कैलकुलेशन से करेंगे तो 200 साल में अगर एक कूड़े के पहाड़ साफ हो जाए तो भी बड़ी बात है। मुझे लगता है आज कि ये भारतीय जनता नए पहाड़ बनाने की शायद तैयारी होगी। पर दुर्गेश जी आपने इतने बढ़िया तरीके से सबको समझाया, क्योंकि एमसीडी जो चुनाव है उसमें आम आदमी पार्टी की सारी स्ट्रैटेजी आप ही बना रहे हैं, तो बड़े अच्छे से आपने कूड़े के सारे नंबर तो दिए। लेकिन एक आंकड़ा मैं आपको देता हूं, 17 बार पिछले 8 सालों में अरविंद केजरीवाल जी ने अलग अलग जगह पर जाकर कहा यमुना की सफाई कर देंगे, बस इस बार वोट दे दो, अगली बार कर देंगे। एक और डेडलाइन, फिर एक और डेडलाइन, फिर एक और डेडलाइन। अब फिर से छठ पूजा आ गई है, फिर से झाग वैसा ही है, बीजेपी आप पर उंगली उठा रही है। तो क्या ये ना माना जाए अगर बीजेपी कूड़े के मामले में विफल हुई तो यमुना को लेकर आपको भी अपनी विफलता माननी चाहिए? देखिए, यमुना स्कूल, अस्पताल, बिल्डिंग, इसका चुनाव 2020 में हो गया। वो दिल्ली की जनता ने 5 साल दिए हैं अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली के चुनाव साफ करने के लिए। बहुत बढ़िया। दिल्ली की जनता ने 5 साल दिए हैं अरविंद केजरीवाल जी को यमुना साफ करने के लिए। हमने कहा है कि 2025 में हम वोट आपसे तभी मांगेंगे जब हम यमुना साफ कर देंगे। मुद्दा यमुना नहीं है इस समय, मुद्दा इस समय है भारतीय जनता पार्टी के एमसीडी का हाल। आप 17 साल तक, 15 साल तक एमसीडी में रहे, आप मुद्दा मत भटकाइए। ठीक है, आप कूड़े के ऊपर बात करिए। मेन मुद्दा है साफ सफाई, मेन मुद्दा है कूड़े के पहाड़, इसके ऊपर आप जवाब दीजिए। बिल्कुल सही बात है। 15 साल तक कूड़े पे जवाब होनी चाहिए, लेकिन ये बात भी आश्चर्य की बात है कि मुद्दों पर जिम्मेदारी से जी मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपके सामने कहता हूं कि एक काम बता दें इन्होंने 15 साल से एमसीडी के अंदर एक काम अगर किया हो इन्होंने। ठीक है, हमारे स्कूल है, आप आ जाओ, हमारे पूछ लेता हूं उनसे एक काम अस्पताल आ जाओ, हम दिखा दें। लेकिन दुर्गेश जी, इस बात से थोड़ा आश्चर्य मुझे भी जरूर हुआ
कि आपने कहा कि 2020 में जनता ने तय कर लिया यमुना के बारे में, अब सिर्फ कूड़े की बात होगी, यानी कि चुनाव जब आएगा तो तभी उसी मुद्दे की बात होगी। चुनाव के बीच में और चुनाव से पहले उन मुद्दों की बातों पर शायद ध्यान देना नेताओं को सूट नहीं करता है। पर दुर्गेश जी, मैं आपसे इस पे जवाब लूंगा। अंकित जी, मैंने बड़ी क्लियरिटी से आपको बात रखी कि हाँ 25 तक कर देंगे साहब। अंकित जी, मैंने बड़ी क्लियरिटी से आपको बात, बिल्कुल सही बात है, डेडलाइन आपने नहीं बता दी है, 25 तक साफ हो जाएगी। सूर्या मैथिल साहब पूछ रहे हैं हम तो 25 तक साफ कर देंगे, हमने नई डेडलाइन दे दी है। आप जो कूड़े को लेकर नई नई डेडलाइन देते रहते हैं उसका क्या? और दूसरी बात ये बताइए, जैसे वो कह रहे हैं, एक ऐसा काम तो बता दीजिए जो आपने करा हो। लोगों के बीच में जाएंगे तो एमसीडी बीजेपी क्या छाती ठोक के कहेगी कि ये काम करा है, इसके बदले वोट दे दो। धन्यवाद अंकित जी, और आशा करता हूं जितना समय आपने आम आदमी पार्टी के दुर्गेश जी को दिया उतना ही समय आप मुझे देंगे। देखिए दुर्गेश जी, देखिए त्यागी जी, किस प्रकार से संवेदनहीनता का परिचय आज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और विधायक जी ने दिया है, ये पूरी दिल्ली और पूरा देश देख रहा है। इन्होंने किस प्रकार से उपहास उड़ाया है छठव्रतियों का। इन्होंने कहा कि 2025 के अंदर जाकर दूसरा चुनाव है और तब हम बताएंगे कि हमने यमुना साफ की कि नहीं। देखिए लगातार अपमान कर रहे हैं छठव्रतियों का, ये लगातार अपमान कर रहे हैं दिल्ली का। इनको दिल्ली ने जो मौका दिया था, दिल्ली ने मौका दिया था साफ पानी के लिए, इनको दिल्ली ने मौका दिया था साफ सफाई के लिए, बड़े बड़े नालों की सफाई के लिए। इन्होंने कहा ना, अभी इन्होंने कहा कि नालियां भरी हुई होती हैं। मैं पूछना चाहता हूं दुर्गेश पाठक जी से कि जो दिल्ली बारिश में लबालब भर जाती है उसमें मुख्य हाथ किसका होता है? दिल्ली के बड़े बड़े नालों का होता है, जिसकी जिम्मेदारी जो है वो आम आदमी पार्टी के पास है। दूसरी चीज, अभी दुर्गेश पाठक जी ने कहा कि 15 साल में एक काम बता दीजिए। मैं दुर्गेश पाठक जी को एक नहीं 10 काम गिनाता हूं, और सबसे महत्वपूर्ण काम तो कोरोना काल का गिनाता हूं कि जिस एमसीडी को आप लगातार आर्थिक रूप से कमजोर कर रहे थे, उसी एमसीडी के अस्पतालों में, दिल्ली सरकार के अस्पतालों से ज्यादा कार्य दिल्ली के लोगों के लिए किया गया। तीसरी चीज, कौन से आंकड़े के हिसाब से सर? आप देख लीजिए, 5 हॉस्पिटल्स के अंदर हमने आईसीयू बेड दिए, वेंटिलेटर दिए, वहां पर भोजन दिया, पानी दिया। और दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार ने तो एक भी नया हॉस्पिटल नहीं खोला, लेकिन दिल्ली की जो नगर निगम है उसने आर्थिक रूप से कमजोर होते हुए भी लगातार छोटे छोटे स्पेस बनाए कोरोना काल में। पूरी बात को लेने दीजिए मुझे। ठीक। तीसरी चीज, इनसे पूछना चाहता हूं, ये कह रहे हैं अरे हिंदू राव के अलावा तो कोई था ही नहीं जो डील कर रहा था कोविड को। मैं आ रहा हूं, इसीलिए आ रहा हूं उनके पास। खत्म करने के लिए क्या पॉलिसी बनाई? लगातार हम फंड की मांग कर रहे थे, इन्होंने हमारा कितना पैसा रोक रखा है ये सब जानते। 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा इन्होंने कब्जा कर रखा था। यही कारण रहा कि आज नगर निगम को एक करना पड़ा। नगर निगम के अंदर एक्ट में अमेंडमेंट हुआ, तो अब तो आप एक हो गए हैं। अब तो केंद्र सरकार से पैसा आना है, बहुत सारा पैसा आ सकता है, तो करवा दीजिए। कुछ एग्जाम्पल दिखा दीजिए। एक कूड़े के पहाड़ को अगले 10 दिन में आधा करा दीजिए, जनता वाह वाह करने लगेगी आप लोगों की। देखिए त्यागी जी, ये कोई मजाक नहीं होता। ये अरविंद केजरीवाल जी, ये मजाक नहीं है। मैं सीरियसली इसलिए पूछ रहा हूं कि आप लोग जब सवालों के जवाब देते हैं तो बिना आप लोग के मजाक में जवाब देते हैं कि वो 2022 अंकित जी 2017 के मैनिफेस्टो में साफ कर देंगे यमुना जी को। 8 साल से इन्होंने साफ नहीं किया। हजारों करोड़ रुपया इन्होंने यमुना जी को बिल्कुल सही बात है। यमुना जी को लेकर आप अपनी तरफ से राग लापेंगे, वो कूड़े को लेकर वो लापेंगे, लेकिन अपनी गलती शायद कोई नहीं मानेगा। मैं एक सेकंड आप दोनों को रोक रहा हूं क्योंकि हमारे साथ जगदीश मामगाई साहब हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इन इश्यूज पे बहुत पैनी नजर रखते हैं। जगदीश जी, फेल हो गए पानी के। ये जो बात बताई जा रही है, ये जो बात बताई जा रही है कि देखिए हमारे पास पैसा नहीं था, हमने बहुत कुछ काम कर दिया, हमारी पीठ थपथपाई है कि दिल्ली कूड़े के पूरा। मैथिल साहब देखिए, मैं आपको एक बात सर समझा देता हूं, एक बार मैं आपको समझा देता हूं। आपसे सवाल किया था, आपने जवाब दिया, मैंने आपको समय दिया, उसके बाद आप सब पे ऊपर बोलेंगे तो वो बात ठीक नहीं है। आप कंफ्यूज कर रहे हैं इस चैनल को किसी और चैनल से। हम यहां पर एक दूसरे के ऊपर बोलते नहीं है, इज्जत से बात करते हैं, इसलिए हम किसी और से, मैं जो सवाल पूछ रहा हूं तो मुझे पूछने दीजिए सर। तो जगदीश मामगाई साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या इतनी विकट समस्या है या राजनीतिक जिस तरीके से इसकी उपेक्षा होती रही है उस वजह से दिल्ली की हालत यह हो गई है? देखिए, अगर इसको निष्पक्ष भाव से बात की जाए तो इसमें दिल्ली की समस्या इसलिए भी है कि ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ अथॉरिटीज है। दिल्ली में क्या हुआ कि आजादी के बाद से पहले क्या था, हर जोन में एक ढलाव था, लेकिन 15 ढलाव पिछले 40-50 सालों में बंद होते चले गए। रह गए ये 3 ढलाव। 3 ढलाव में कूड़ा डलता रहा। सबसे पहले बात करते हैं गाजीपुर की। गाजीपुर में 2002 में वो अपनी जो 20 मीटर की उसकी हाइट है उसको क्रॉस कर चुका था।
जी। लेकिन 2002 में कोई भी ये चेता नहीं कि भाई ये अब बंद करने की स्थिति है, आपको वैकल्पिक इंतजाम ढूंढने चाहिए। तो वो डलता रहा। उसके बाद 2014 में हाई कोर्ट ने एमसीडी को ये कहा कि भाई आप जो है वैकल्पिक इसके लिए स्थान तलाशिए, और आप जो है 20 मीटर की हाइट से ऊपर जा चुके हैं, इससे ज्यादा आपको नहीं जाना है। लेकिन एमसीडी ने इस पर कोई खास एक्टिविटी नहीं दिखाई। उसके बाद कोर्ट ने अपनी कोर्ट कमेटी नियुक्त की। कोर्ट कमेटी ने दिल्ली में 7 जगह आइडेंटिफाई किए कि जहां पर नए लैंडफिल साइट बनाए जा सकते हैं। जी। अब सबसे बड़ी समस्या दिल्ली में यह है कि नए लैंडफिल साइट बनाने के लिए न तो दिल्ली सरकार सक्षम है, न कॉर्पोरेशन सक्षम है, क्योंकि लैंड सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। डीडीए लैंड देगा नहीं जब तक, तब तक जो है नए लैंडफिल साइट आप बना नहीं सकते। तो जब तक नए लैंडफिल साइट नहीं बनेंगे तो जाहिर तौर पर इसमें जो अभी दुर्गेश कह रहे थे, बात यह है कि कूड़ा अगर जिस अनुपात में आ रहा है उस अनुपात में भी रोज के रोज उसमें से छटाई डिकम्पोज होता रहे मशीन लगा के, तो भी उसको जब तक नया कूड़ा आना बंद नहीं होगा तब तक वो पहाड़ समाप्त तो हो नहीं सकते। क्योंकि जितना आप निकाल सकते हो उतना ही आप डाल भी रहे हो रोज। तो उससे जब तक लैंडफिल साइट नहीं आएंगी ये समस्या समाधान नहीं होगा। अब लैंडफिल साइट की बात पर यह है कि जहां भी डीडीए ने कोर्ट कमेटी ने 7 जगह सुझाई, लेकिन 7 जगह स्थिति ये होती है कि पॉलिटिकल रीजंस हो या लोकल लोग विरोध कर देते हैं, वो बन नहीं पाता। तो अब समस्या मल्टीप्रॉन्ग समस्या है, इसके लिए कुछ और साइंटिफिक तरीके भी ढूंढने पड़ेंगे। 40% अभी जो कर पाते हैं उसको और बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके हो पाएगा। मेरे पास समय कम है तो मैं अंत में 30 सेकंड अपने गेस्ट को देना चाहता हूं। अभी भी समस्या ये है कि जो लैंडफिल साइट है जी, साइंटिफिक तरीका ये था कि सेग्रीगेट होना चाहिए था। सेग्रीगेशन जो एक तरीका है, मैं आपके पास वापस आता हूं, लेकिन हरिशंकर गुप्ता जी अगर मैं आपसे शुरू करूं, इस जो पूरी लड़ाई को अगर राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो कुल मिलाकर ये जो पूरी लड़ाई है ये कहीं ना कहीं लगता है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच की लड़ाई बनती जा रही है। इस लड़ाई में कांग्रेस भी सामने नहीं आ रही है, ना तो सॉल्यूशंस के साथ, और ना ही ऐसा लगता है कि एमसीडी की लड़ाई में कांग्रेस इतनी तत्परता से लड़ती दिखाई पड़ रही है। अंकित जी, दोनों की दोनों गैर जिम्मेदाराना पार्टी हैं। इसका सिर्फ एक ही विकल्प है कि आने वाले समय के हर चुनाव में कांग्रेस 2002 में जब गाजीपुर हाई और दिल्ली में लोगों को शांति मिले, लोगों को सकून मिले। मंगई साहब रुक जाइए, मंगई साहब रुक जाइए, कांग्रेस ने 2002 से मंगई साहब मेरी बारी है, मुझे बोलने कुछ नहीं किया। मंगई साहब रुक जाइए, सुनिए गुप्ता जी, 2002 में तो इसका विकल्प सिर्फ एक ही है। सर उनको जवाब दे दीजिए, उसके बाद आप ये बात बिल्कुल सही बात है ये कहने की कि तब आपने विकल्प नहीं दिया, अब आप विकल्प की बात कर रहे हैं। हाँ, 2002 से 2013 तक तो यही ठीक है। सेंटर में भी, स्टेट में मेरे पास बिल्कुल समय खत्म हो गया, मेरे पास बिल्कुल समय खत्म हो गया। दुर्गेश, मैं आपसे अंत में बस ये पूछना चाहता हूं और मुझे संक्षेप में जवाब दीजिएगा। एमसीडी अगर आप जीत भी जाएंगे उसके बाद भी लैंडफिल के लिए, जमीन के लिए आपको डीडीए केंद्र सरकार की मदद की आवश्यकता पड़ेगी। अभी आपका बहाना है कि बीजेपी एमसीडी में है, तब आपका बहाना होगा केंद्र सरकार जमीन नहीं दे रही। अरे रुक जाओ भाई, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि कई और लैंडफिल साइट बनाना इसका सलूशन नहीं है। देश के अंदर और विदेश के अंदर बहुत सारी जगहों पे लैंडफिल साइट को ख़त्म किया गया, चाहे वो भोपाल है, चाहे वो चेन्नई है। देखिए, एक सिंपल सी कैलकुलेशन है, आपके पास इतना कूड़ा है और आपको उसको प्रोसेस करना है। अब आप सोचिए, आज के टाइम पर तीनों जो कूड़े के पहाड़ है वहाँ पे 40 ट्रॉमर मशीनें लगी हुई हैं। उस 40 ट्रॉमर मशीनें में 16 मशीनें हैं जो काम करती हैं, बाकी सारी खराब है। वो पूरा प्रोसेस कर ही नहीं सकते। ना इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, ना सिस्टम है। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। ये ट्रॉमर मशीनें, और मैं डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ ये कर रहा हूँ, ये ट्रॉमर मशीनें 16 से 17 लाख रुपए में मार्केट में मिलता है। इस ट्रॉमर मशीन को एमसीडी 6 लाख रुपए पर महीने के हिसाब से रेंट पे रखती है जी। तो अगर सही तरीके से पैसे का मैनेजमेंट हो, 1200 करोड़ रुपए अब तक खर्च किए जा चुके हैं। मुझे लगता है ये आरोप आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लगाया, समय खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। नहीं कहता था कि दुर्गेश, माफ कीजिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन कुल मिला के बात यही है, ये आरोप प्रत्यारोप तब तक चलते रहेंगे जब तक जिम्मेदारी फिक्स नहीं होगी, और जनता को तय करना होगा। अगर आप मानते हैं कि ये गलती आम आदमी पार्टी की है तो आम आदमी पार्टी को इस बार अपने चुनाव में आपको अपने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी होगी। बीजेपी की है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कांग्रेस की है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुल मिलाकर ताकत आपके हाथ में है और आपकी ताकत के लिए ही ये सारी जुबानी जंग जारी है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, वापस आ रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
सवाल इंडिया का। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। हेट स्पीच मामले में सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई गई है। थोड़ी देर पहले रामपुर में कोर्ट में उनको दोषी पाया गया था, उनको अब 3 साल की सजा भी इसमें सुनाई गई है। आजम खान को 3 साल की सजा इस हेट स्पीच मामले में सुनाई गई है। 2019 का यह मामला था जब आजम खान ने अप्रैल के महीने में यहां चुनावों से पहले कैंपेन के दौरान कुछ बातें कही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, लोकल डीएम के बारे में कुछ शब्दों का उपयोग किया था। अप्रैल 2009 में ये भड़काऊ भाषण दिया गया था और उसके बाद आजम खान को इसी मामले में दोषी करार देते हुए अब 3 साल की सजा सुनाई गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ दिन पहले हेट स्पीच मामले पर बहुत कड़े शब्द कहे थे और उसी को लेकर अगर उसको इस पूरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो आजम खान शायद पहले बड़े नेता होंगे जो हेट स्पीच के मामले में इतनी कड़ी उनको सजा यहां पर मिली है। 3 साल की सजा उनको सुनाई गई है। इस वक्त की एनडीटीवी इंडिया पर बड़ी खबर यही है कि आजम खान 3 साल की उनको हेट स्पीच के मामले में सजा सुनाई गई। आजम खान काफी विवादों में विवादास्पद नेता रहे हैं, काफी विवादों में रहे हैं। समाजवादी पार्टी से पुराना नाता, कई बार एमएलए, रामपुर से एमपी भी वहां से रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से आजम खान जिस तरीके से जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है परेशानियों का उन्होंने सामना किया और उसके बाद अब ये हेट स्पीच मामले में भी उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सौरभ मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, आजम खान के लिए यह जबरदस्त झटका होगा, 3 साल की सजा हेट स्पीच मामले में। इसमें वो कहीं ना कहीं जाकर राजनीतिक तौर पर भी ये दुहाई नहीं दे सकते कि उनके ऊपर निशाना लगाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए ये नहीं कह सकते हैं वो, क्योंकि जो इनकी स्पीच थी 2019 की वो उसकी वीडियोग्राफी हुई थी और ये स्पीच इनकी वायरल भी थी। पहले तो उसके जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं वो समझ लेते हैं। इनके ऊपर जो 3 धाराएं थी, 153A, 125 और एक 501। बाकी जो 525 और 300 ये दूसरी 125 है, ये तो हल्की धाराएं हैं। लेकिन जो धारा 153A है, जो धार्मिक आधार पर दंगे भड़काने की जो धारा है, उसके तहत उसमें 5 साल तक की सजा का भी प्रावधान है। तो उसी के तहत इनको 3 साल की सजा मिली है। देखिए, जेल तो जाना नहीं पड़ेगा क्योंकि नियम के मुताबिक अगर 3 साल से या 3 साल से कम की सजा होती है तो कोर्ट से ही इंटरिम बेल मिल जाती है। तो अंतरिम राहत तो मिल जाएगी, कोर्ट से ही छूट जाएंगे बेल पर आजम खान। लेकिन ये उनके लिए चिंता की बात हो गई क्योंकि एक्ट के मुताबिक, कानून के मुताबिक अगर किसी भी विधायक सांसद को 2 साल से ज्यादा की सजा मिलती है तो वो विधायक और सांसद नहीं रह सकता। लेकिन अभी भी बहुत सारे लीगल रेमेडीज हैं। अभी वो इस सजा के खिलाफ सत्र कोर्ट, सेशन कोर्ट जा सकते हैं, उसके बाद वो हाई कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट के बाद वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट उनकी सजा बरकरार नहीं रखता 3 साल की, तब तक वो विधायक रह सकते हैं। ये टेक्निकल पॉइंट है, इस पे ज्यादा सफाई और बाद में मिलेगी। लेकिन एक बड़ा झटका आजम खान के लिए है। आजम खान के ऊपर पहले से ही 90 मुकदमे हैं और जिसमें से वो सुप्रीम कोर्ट से बेल पर हैं। और 2019 का ये उनका चुनाव प्रचार के दौरान दिया गया बयान था। मिलक में प्रचार कर रहे थे अप्रैल 2019 में, वहां पर उन्होंने बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं मुसलमान डर रहे हैं। जो वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनको लेकर अभद्र टिप्पणी की थी आजम खान ने। उन्होंने कहा था कि ये मजिस्ट्रेट अपनी माँ की कोख को लात मार के पैदा हुआ है। दूसरे तमाम तरीके की उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। तो उसके तहत इनको दोषी करार दिया गया था और जो इन पर मुकदमा भी दर्ज किया गया था वो चुनाव आयोग के आदेश पर दर्ज किया गया था मुकदमा। तो फिलहाल एक बड़ा झटका आजम खान को 3 साल की सजा मिली है। लेकिन चूंकि नियम के मुताबिक 3 साल की सजा में कोर्ट से ही उनको बेल भी मिल जाएगी और ये मुकदमा चलता रहेगा और आजम खान इसके खिलाफ सेशंस कोर्ट जाएंगे, फिर हाई कोर्ट जाएंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे। लीगल रेमेडी, अभी लीगल ऑप्शन उनके पास काफी सारे बचे हैं, लेकिन आजम खान के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका जरूर देखा जा रहा है। और जिस तरीके से सवाल इसके साथ साथ ये भी अब उठेंगे कि अगर आजम खान के ऊपर इस तरह से मुकदमा हुआ, उनको सजा मिली हेट स्पीच के मामले में, जो और कई नेता हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों चाहे बाकी पार्टियों के हों, उनका कानून के साथ सामना कब होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें ये जानकारी देने के लिए विस्तार से।
पूरे इस मामले पर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तेलंगाना की, जहां पे ऑपरेशन कमल की सुगबुगाहट है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? तेलंगाना में टीआरएस के विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। एफआईआर में सतीश शर्मा, नंद गोपाल और एक स्वामी है जिनके नाम पे कथित तौर पर बीजेपी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। टीआरएस के विधायक रोहित रेड्डी की शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज हुई है। तीनों पर आपराधिक साजिश, रिश्वत समेत कई धाराएं पुलिस ने लगाई हैं और तीनों को उस फार्म हाउस में जहां पर कुछ मीटिंग चल रही थी, जहां पर पुलिस ने छापा मारा, वहीं पर हिरासत में ले लिया गया था। पार्टी छोड़ने के बाद 100 करोड़ रुपए देने का ऑफर है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। रोहित रेड्डी जो टीआरएस के एमएलए हैं, केंद्र के ठेके और सरकार के पद का भी उनको लालच दिया गया, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने साथ साथ यह भी कहा कि दूसरे विधायकों को साथ लाने पर 50 करोड़ का ऑफर भी रोहित रेड्डी को दिया जा रहा था। सीधे चलते हैं, श्रीधर रेवला हमारे साथ, रेड्डी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं टीआरएस के, प्रमोद स्वामी नेता हैं बीजेपी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं रेड्डी साहब, ये जो आपने आरोप लगाया है ऑपरेशन लोटस का, पुलिस अपनी जांच कर रही है, क्या इसके कुछ और सबूत भी आपके एमएलए सामने रखेंगे? जरूर, हर चीज, हर सबूत आपके सामने आएगा, देश के सामने हम रखेंगे इसको। ये बीजेपी की जो गंदी राजनीति है और तेलंगाना में भी चलाने की कोशिश की, जैसा उन लोग महाराष्ट्र में किया था, जैसा कर्नाटक में किया था, त्रिपुरा में, मणिपुर में, गोवा में, जितने पूरे अलग राज्यों में किया था, वैसे यहाँ पर हमारे विधायकों को खरीदने का इन लोग कोशिश की, हमारे सरकार को गिराने का एक साजिश की, बहुत बड़ा षड्यंत्र की रचना की। इसमें बीजेपी के जो केंद्र सरकार के जो बड़े बड़े नेता हैं, उसके साथ ही साथ यहाँ के तेलंगाना के जो केंद्रीय मंत्री है और उसके साथ उसके जो सीनियर लीडर्स है, सभी लोग शामिल हैं। अभी जो ये वीडियो में आपने देख रहा है, या जो पकड़े गए हैं, ये 3 लोग इन लोगों के ऑपरेटिव्स है। इसमें एक आदमी जो है नंद कुमार बोल के, ये तेलंगाना के केंद्र मंत्री के बहुत करीबी आदमी है, और दूसरा जो स्वामी जी की नाम बता रहे थे आप, रामचंद्र जी, वो दिल्ली के पावर सर्कल्स में बहुत जाने माने आदमी है। इससे पता चलता है बीजेपी आज तेलंगाना सरकार को गिराने का कोशिश कर रहा है। तो प्रमोद स्वामी जी, जिस तरीके से हमारे जो कह रहे हैं कि ये जो ऑपरेशन आपने चलाया था, कोशिश करी थी सरकार गिराने की, आपका ऑपरेशन लोटस वहां फेल हो गया। हमारे जो विधायक है, ये जो सर उनका भी सुन लेते हैं, स्वामी साहब क्या कह रहे हैं इस पर जवाब। हमने चलाया, ये आप कैसे दावा कर सकते हैं? हम नहीं कर रहे हैं, मैंने कहा टीआरएस के जो प्रवक्ता है वो कह रहे हैं कि आपने जो ऑपरेशन चलाया वो विफल हो गया, फेल हो गया ऑपरेशन लोटस आपका। सरकार आपकी, पुलिस आपकी, जांच आप कर रहे हैं। कौन से बीजेपी नेता को आपने अरेस्ट किया है? किस बीजेपी नेता ने आपके विधायकों को फोन किया? तो इस तरह की बचकानी बातें अगर टीआरएस के लोग करेंगे तो इससे इनकी बौखलाहट साफ झलकती है कि जन समर्थन अब इनके साथ नहीं रहा। तो अब ये अनर्गल ये प्रलाप कर रहे हैं। ये बताएं किस बीजेपी नेता ने इनको फोन किया? रेड्डी साहब, किस बीजेपी नेता ने सीधा संपर्क साधा था? देखिए, ये सभी सबूत बाहर आएंगे। प्रसाद जो प्रमोद स्वामी ने अभी है बीजेपी की तरफ से, आपको मैं बताना चाह रहा हूं, आपके जो पार्लियामेंट बोर्ड के मेंबर है लक्ष्मण जी, और आपके यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष, यहाँ के केंद्र मंत्री, यहाँ के बहुत सारे जो एमएलए एमपी दूसरे पार्टी से एक्सएमएलए ज्वाइन किए हैं, पिछले 3 महीने से हर दिन यही बकते आ रहे कि हम लोग टीआरएस पार्टी के विधायक से टच में हैं और उन लोग जाके बीजेपी में शामिल होंगे। पर कोई सबूत और भी है क्या इसके पास? कोई फोन कॉल है किसी एमएलए के पास, किसी बीजेपी नेता का कोई फोन आया था? क्योंकि ये जो ऑपरेशन लोटस एकदम एक छोड़ दिया जाता है, दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी ने कहा ऑपरेशन लोटस हो रहा है, हम इंतजार कर रहे हैं उन फोन रिकॉर्डिंग्स का जो दिल्ली में कही गई थी। ऐसा डीएमके ने भी आरोप लगाया, पंजाब में भी आरोप लगाया गया, वेस्ट बंगाल में भी हमने सुना। तो कोई सबूत है क्या इसका ऑपरेशन लोटस का आपके पास? अंकित जी, और एक बात, यहाँ के जो पार्लियामेंट्री बोर्ड मेंबर है लक्ष्मण जी, वो राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा का अध्यक्ष भी है। वो उतना हद तक कहा कि हम लोग टीआरएस पार्टी से, हमारे गवर्नमेंट में, सरकार से एकनाथ शिंदे को निकालेंगे और हम आपकी पार्टी को गिरा देंगे।
और लेकिन यहाँ के प्रमोद जो स्वामी वायरस जी, को conduct कर रहा है। दिक्कत भारतीय पूरी जनता बात पार्टी जो के है, साथ अब ये हो गई है, एविडेंस है। बिल्कुल इसके दिक्कत अब सिलसिले भारतीय में जनता पार्टी के साथ ये हो गई है साजिश कि चला ऑपोजिशन भी आसानी से बोल देती है कि ऑपरेशन लोटस हो रहा है, क्योंकि आपकी इमेज ऐसी बन गई है। कई जगह पर देखा गया, चाहे वो मध्य प्रदेश में सरकार बदलने का मामला हो, गोवा में हमने देखा, नॉर्थ ईस्ट के कई स्टेट्स में भी इस तरह की बातें सामने आई, और उसके बाद अभी हाल फिलहाल में देखा गया कि महाराष्ट्र में जो हुआ उसमें सारी फैसिलिटेशन बीजेपी रूल स्टेट्स में हुई है। तो चाहे वो सबूत हो उनके पास या ना हो, ये आरोप आपके ऊपर लगा देते हैं, जनता कहीं ना कहीं शायद मान भी लेती है। देखिए, आरोप लगाना इनका हक है, आरोप लगाएं, लेकिन जनता मान लेती है, इस बात को आप कैसे कह सकते हैं? आप देखिए, मध्य प्रदेश का आपने जिक्र किया, मध्य प्रदेश में वहां उनके जो सबसे बड़े नेता थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो खुद आ गए वहां पार्टी छोड़ करके। और आप शिवसेना की बात करते हैं, शिवसेना तो पूरी की पूरी शिवसेना ही उद्धव जी को छोड़ गई। अब तो सर, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब भी इस तरह का कोई नेता किसी पार्टी में नाराज होता है तो उसके बाद वो सीधा किसी बीजेपी शासित राज्य में ही पहुंचता है, बीजेपी शासित राज्य से में ही उसको ठहराया जाता है, वहीं के रिजॉर्ट में उसको फैसिलिटेट किया जाता है और उसके बाद सरकारें बदल जाती हैं। ये कोई तर्क नहीं है। अगर आज आप भी आने चाहें या टीआरएस का कोई विधायक आसाम में आना चाहे तो क्या हम उसको मना करेंगे? क्या? हमको तो रॉयल्टी मिल रही है, हम उसका वेलकम करेंगे। तो ये आरोप नहीं है। कोई आना चाहता है अलग बात है, मगर रिश्वत देके डरा के जी रेड्डी साहब खरीदना, और आप अपने विधायकों के ऊपर पर अगर कंट्रोल नहीं कर आप कंट्रोल नहीं रख पाते अपने विधायकों के ऊपर, आरोप बीजेपी पे लगाते हैं। रेड्डी साहब देखिए, और दूसरी बात, मैं इनको चुनौती देता हूँ, ये ऑडियो जारी करे किस बीजेपी नेता ने इनको फोन किया। ठीक है रेड्डी साहब, ये सिवाय ठीक है सर, आपको बोल दिया, उन्हें जवाब देने दीजिए। नहीं, आप अगर कोई अपने आप आपके पार्टी में जाना चाहते हैं वो अलग बात है, मगर रिश्वत देना आप दिखाते हैं, बुलाते हैं, उन लोगों को ललचाते हैं और उन लोगों को ईडी और सीबीआई को दिखा के डराने की कोशिश करते हैं, और करोड़ों के रुपए, 100 करोड़ रुपए एक विधायक को देख के आप उन लोगों को बुलाना चाहते हैं, ये गलत बात है। मैं और एक बात भी बताना चाह रहा हूँ आपको अंकित जी, अभी तेलंगाना में मुनुगोड में एक बाई इलेक्शन हो रहा है। हाँ। जो अभ्यर्थी है वहां के, जो उम्मीदवार है इन लोगों का, वो कांग्रेस पार्टी से आए हैं, वो सिटिंग एमएलए है, उसको 18,000 के कॉन्ट्रैक्ट दे के उसको खरीद के ये जो आपके पार्टी में लिए, ये जो सब कुछ शायद हो रहा है, ये सारी जो बातें हो रही हैं वो इसी बाइपोल के लिए हो रही हैं। और क्या इनमें सच्चाई है नहीं है, ये पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना है, लेकिन कम से कम जो इस तरह की खरीद फरोख्त, नेता रोज दर बदलना, ये लोकतंत्र के लिए मजाक जरूर है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। दिया था तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट एवं जो तत्कालीन जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, एक संवैधानिक संस्था, और अन्य तथ्यों को समाहित करते हुए उन्होंने 7/4/2019 को उन्होंने हेट स्पीच दी थी, और उसी मामले में मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य से मामले को पाते हुए एमपी एमएलए कोर्ट एसीजेएम प्रथम श्री निशांत मान द्वारा धारा 153A भारतीय दंड संहिता में 3 वर्ष तथा 2,000 रुपये जुर्माना, 505(1)B आईपीसी में 3 वर्ष और 2,000 रुपया जुर्माना तथा 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में 3 वर्ष की सजा और 2,000 रुपया जुर्माना से दंडित किया। तीनों सजाएं साथ साथ चलने का उन्होंने अपने दंडादेश में अंकन किया हुआ है। और ये हेट स्पीच का मामला है, और इतने पर्सन इन्फ्लुएंस में रहने वाले व्यक्ति के द्वारा जो है इस तरह से चुनावी सभा में हेट स्पीच करना, और इस तरह से इसका असर पड़ता है, और इस तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए माननीय न्यायालय ने जो है इसमें सजा का ऐलान किया और सजा सुनाई है। और अभी माननीय उच्चतम न्यायालय ने हेट स्पीच के मामले में ही शाइन वाले मामले में बड़ी निर्देश दिए हुए हैं 3 राज्यों को कि हेट स्पीच होनी नहीं चाहिए, इस पे राज्यों का दायित्व वो कंट्रोल करे, किसी के भी द्वारा भी हेट स्पीच नहीं दिया जाना चाहिए। और ये भी एक हेट स्पीच का मामला रहा है, और न्यायालय ने सभी तथ्यों पर गौर करने के पश्चात जो है ये सजा सुनाई है। कुछ बेल भी हुई है क्या अभी? तो ये वकील थे जो बता रहे थे कि हेट स्पीच में सजा सुनाई गई है, और अभी जो जानकारी आ रही है उसमें ऐसा शायद आजम खान को बेल भी कोर्ट से मिल गई है। उनको यही बात थोड़ी देर पहले हमें सौरभ बता भी रहे थे। इस खबर पर
बनी रहेगी हमारी नज़र। लेकिन सीधे ये आपको कुछ विजुअल्स दिखाते हैं। चंडीगढ़ से इस वक्त एक खबर आ रही है। चंडीगढ़ में एक शराब की दुकान में आग लग गई है। आग बुझाने की कोशिश जारी है। आग की चपेट में एक पूरी इमारत आ गई है। दमकल विभाग की गाड़ियां यहां पर पहुंच चुकी हैं। ये तस्वीरें इस वक्त चंडीगढ़ से आ रही हैं, जहां पर शराब की दुकान में आग लगने की घटना हुई है। इस शराब की दुकान में आग लगने के बाद ये पूरा जो इमारत है आग के घेरे में आ गई है और यहाँ पर दमकल विभाग की जो गाड़ियां हैं वो आग बुझाने की लगातार कोशिश कर रही हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां पर एक शराब की दुकान में भीषण आग लगी है और इसको बुझाने के लिए दमकल का जो विभाग है वहां का वो अपनी कोशिशें लगातार कर रहा है। मोबाइल तो नीचे कर लो, इतना ऊपर करो कैसे होगा काम? ये मैक्सिमम था। जी मोबाइल नीचे कर लो, मोबाइल नीचे कर ले यार, उसमें मैंडेटरी जी उस बिना पर भेज, लेकिन मैं इंसाफ करता हूं यार, नीचे कर ले। आजम साहब इसके बाद हो गया चलो जाएंगे, वकील में जाएंगे। आजम खान कोर्ट से बाहर निकले। जबरदस्त मीडिया का जमावड़ा है, कोशिश वहां से उनसे बात करने की। ऐसा बताया जा रहा है कि उनको बेल जो है वो मिल गई है, जमानत मिल गई है। कोर्ट से 1 हफ्ते का समय है उनके पास। अगली जो ऊंची अदालत है, हाई कोर्ट है, वहां पर अपील करने के लिए अपनी सजा के खिलाफ आजम खान इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वहां पे कोर्ट से बाहर निकलते हुए रामपुर में, और यहां पर मीडिया कोशिश कर रहा है उनसे बातचीत करने की। 3 साल की हेट स्पीच के मामले में सजा सुनाई गई थी आजम खान को। 2019 का ये मामला है जिसमें योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं और वहाँ के जो डीएम हैं उनके खिलाफ कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल करने के लिए ये वीडियोग्राफी के दौरान ये वीडियोग्राफी हुई थी इस पूरी स्पीच की। उसके बाद चुनाव आयोग के कहने पर आजम खान के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था, मुकदमा चला और अब उनको इसमें 3 साल की दोषी मानते हुए सजा सुनाई गई है। आजम खान इस वक्त आपको तस्वीरों में दिखाई पड़ रहे हैं। कोशिश करेंगे वो क्या कह रहे हैं आपको एक बार फिर से सुनवाएं। ये जो तस्वीरें हैं इस वक्त रामपुर कोर्ट के बाहर से आपके पास आ रही हैं, जहां पर सजा सुनाए जाने के बाद आजम खान बाहर निकले। मीडिया ने उनसे जब सवाल जवाब किए तो उन्होंने क्या कहा आपको सुनाते हैं। आप निकल जाओ, देख के आप निकल जाओ, चलते रहो। जमानत मिल गई, जमानत मिल गई है आपको, क्या कहना है आपका? जमानत तो जी पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, आवाज सुन लो, सुन लो, चुप सर। क्या ऐसा बात नहीं सर, क्या केस अभिषेक ऊपर कर कैमरा। रुक जाओ आदम भाई, इस केस के खिलाफ आप मोबाइल तो नीचे कर लो, इतना ऊपर करो कैसे होगा काम? ये मैक्सिमम जी मोबाइल नीचे कर दो, मोबाइल नीचे कर ले यार, उसमें मैंडेटरी जी उस बिना पर भेज, लेकिन मैं इंसाफ करता हूं नीचे कर ले। आजम साहब इसके बाद क्या